ले, आप लोग ड्यूरिंग क्लास क्वेश्चन कर सकते हैं। हम नस्ट इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको शेयर कर दूं एक्चुअली हमने क्या कर लिया और आज हमने किसको कंप्लीट करना है। आज हमने नस्ट इक्वेशन, मेजरमेंट ऑफ पीएच, पोटेंशियोमीट्री, रेफरेंस एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स और ये फ्यूल सेल्स करके ना आज हमने ये चैप्टर का सेकंड वाइंड अप कर देना है। ये सेकंड हो गया। इसके अलावा थर्मोडायनामिक्स जो है ना, इसको हम कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम थर्मोडायनामिक्स को भी जल्द अज जल्द खत्म करें क्योंकि हमारा टाइम शॉर्ट है। तो इस थर्ड ये थर्मोडायनामिक्स का जब खत्म हो जाएगा, कीमोमेट्रिक्स का मैंने कुछ करवाया था, इसका एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, एक लेक्चर में आपको मजीद करवा दूंगा। तो हमारे ये जो बेसिक 4 चैप्टर्स है ना, ये यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री का काम तकरीबन हमारा जो है वो इस चैप्टर के बाद से 60% तो वाइंड अप हो जाएगा और थर्मोडायनामिक्स के बाद तकरीबन 80%। बाकी आपको नवीद साहब ने करवा दिया है, तो होपफुली इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन से स्टार्ट करना है। और नस्ट इक्वेशन है क्या? सबसे पहले अगर आप इक्वेशन का थोड़ा बैकग्राउंड देंगे तो आप लोग उनको बताएंगे कि आप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। अब ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्या है? जब आपने किसी चीज की क्वांटिटी मेजर करनी है, यानी आपने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, क्वांटिटी को मेजर करना है, तो ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप में आ जाएगा। ये किन चीजों के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है? ये रिलेशनशिप है ईएमएफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान। इन यूं समझ लें कि आपने ये देखना है कितनी ईएमएफ जनरेट होगी, कितनी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी जब हमारे पास रिएक्टेंट की कोई कंसंट्रेशन होगी और कुछ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की होगी। ठीक है। और इसमें आपने जो इसकी डिपेंडेंसी होती है, यानी ये जो टोटल फैक्टर है, इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से ये चेंज हो जाता है। तो ये आप लोग अपने जहन में रखेंगे। अब यहां से हम लोग चलते हैं आपकी नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। हम इसके लिए एक जर्नल सी एक इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर लास्ट में इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकालें, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में हमें क्या मिलेगा? हमारे पास ए कंसंट्रेशन ऑफ ए है और बी कंसंट्रेशन ऑफ बी है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो सी कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी कंसंट्रेशन ऑफ डी हमारे पास कोई बन जाएगी। एक जनरल सा मैंने रिएक्शन लिखा है। जब आप इसमें गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन ऐड करते हैं, ये हम अगले चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या है। तो जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। जब हम किसी चीज के ऊपर नॉट लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है अगर तमाम पैरामीटर्स ना हो उसके अंदर तो उसकी वैल्यू क्या होगी, प्लस आर टी लॉग नेचुरल ऑफ प्रोडक्ट की एक्टिविटी ऑफ सी विथ कंसंट्रेशन सी, activity of D with concentration D divided by activity of A with concentration A and activity of B with concentration B। ये आपके पास आ जाती है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी एब्रीवेशंस की, तो ये हमारे पास डेल्टा जी जो है ये है आपके पास फ्री एनर्जी, और जो डेल्टा जी नॉट है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। आर आप जानते हैं जनरल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और ये लॉग जो है ये इसकी इक्वेशन। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो जी है यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है, ये एक्चुअली किसके बराबर है? ये चलें बस इसको आप स्टैंडर्ड कंडीशन में मैं अभी आपको बताता हूँ फर्दर। अच्छा, अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाएं
तो जी, यहाँ से एक चीज जो अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि आपके पास जो ये डेल्टा जी गिवन है आपके पास, अगर हम जी की वैल्यू देखें तो डेल्टा जी जो होता है, मैं इसका कलर, ये आपने याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन ई एफ। अब ये ई क्या है, एफ तो आपको पता है फेराडेज कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल जो है। और अगर हम डेल्टा जी नॉट की बात करें तो ये माइनस एन ई नॉट एफ। अब ये ई नॉट क्या है एक्चुअली, ई नॉट उसकी स्टैंडर्ड ईएमएफ टू सेल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, यानी ये जो ई है इसको हम कहेंगे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। और जो ये ही है, ये उसका ईएमएफ एट एनी कंडीशन। तो जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इनके दरमियान एक स्टैंडर्ड रिलेशन बनेगा। तो अब हम इसको जरा थोड़ा सा मजीद डिराइव करते हैं। तो यहां से देखिए जरा तवज्जो से, माइनस एन ई एफ, अब मैंने इस डेल्टा जी की जगह उसकी वैल्यू पुट की, इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट एफ प्लस आर टी लॉग नेचुरल ऑफ वो सारी जो हमारी टर्म है, एक्टिविटी ऑफ सी विद कंसंट्रेशन सी, एक्टिविटी ऑफ डी विद कंसंट्रेशन डी, एक्टिविटी ऑफ ए विद कंसंट्रेशन ए, एक्टिविटी ऑफ बी विद कंसंट्रेशन बी। ये हमारे पास आ गया। अब यहां से अगर हम माइनस को खत्म करना चाहें तो दोनों इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एन ई एफ इज इक्वल टू, इधर भी आप माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ई नॉट एफ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस आर टी लॉग नेचुरल ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ टी, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर सकते हैं एन एफ से, क्योंकि आपने ये ई निकालना है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी है। तो मैं अगर इक्वल की इस साइड से भी डिवाइड कर दूं तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। देखें, मैं इक्वल की यहाँ पर भी एन एफ से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एन एफ से डिवाइड कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी एन एफ से डिवाइड कर रहा हूँ। ये एन एफ इससे कट जाएगा, ये एन एफ इन दोनों से कट जाएगा। तो मेरी इक्वेशन की जो फाइनल फॉर्म आएगी वो कुछ यूं आएगी, T इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी ओवर एन एफ लॉग नेचुरल ऑफ ए कंसिडर सी a concentration of A with A and A concentration of B. चल, तो ये आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पर ये आपकी ईएमएफ ऑफ द सेल एट एनी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं।
यूं समझे कि आपकी जो फाइनल इक्वेशन की फॉर्म है वो कुछ इस तरह की बन जाए। तो ये आपके पास अपनी इक्वेशन की फाइनल टर्म है। अब यहां से जरा थोड़ा सा मजीद काम करते हैं। जब आप अच्छा सर, ये जी जी ये जो इक्वेशंस लिखी है ना, एक तो ग्रीन वाली, एक ये रेड वाली और ये ब्लू वाली, इसके ना थोड़ा सा मतलब इसका क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल मतलब भी थोड़ा सा समझा दीजिए असल में ताकि वो हमने फिर। ये देखिए, ये है ड्राइव्ड इक्वेशन जो डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट है ना, ये एक्चुअली देखें, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ये है गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी हमने अगले चैप्टर में पढ़ना है। हमें वहां से समझ आएगी, जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, सपोज आपने कहा कि 1 लीटर में 70 बाइक जो है वो 70 किलोमीटर चलती है। क्या पूरे 70 किलोमीटर चलती है? अगर आप उसकी एवरेज देखेंगे तो वो 56 से 62 के दरमियान में रहेगी। वो पूरी 70 किलोमीटर नहीं चलती। कंपनी तो 70 किलोमीटर का दावा करती है, मैं जनरल मिसाल दे रहा हूँ। और भाई जब आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, जब आपने उसको स्टार्ट किया, तो क्या सारी की सारी एनर्जी जो थी वो उसकी कन्वर्ट हो गई थी? इनपुट कैन नेवर बी इक्वल टू आउटपुट। तो ठीक हो आपके पास कुछ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू होगी जो इस आर टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेगी, और फिर वो आपने इस डेल्टा जी में ऐड करनी है, तो आपके पास उसकी एनर्जी उस जगह पर निकलेगी। अब इसकी मिसाल ये है कि जब आपने बाइक को स्टार्ट किया है, तो आपकी सारे का सारा पेट्रोल जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, बल्कि कुछ पेट्रोल ने पहले इंटरनल एनर्जी इंक्रीज की है बाइक की। गाड़ी गर्म हुई है पहले, अगर वो गर्म नहीं होगी तो कभी भी नहीं चल सकेगी, ये आपने नोटिस किया होगा। सर्दियों में बाइक आप लोग स्टार्ट करने के एकदम रेस देंगे तो वो बंद हो जाती है, क्योंकि इंजन उस पहले अपनी एनर्जी को इंक्रीज करता है। मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूँ जस्ट। इसी तरह आपके पास कोई भी इक्वेशन है जिसके अंदर से ईएमएफ निकालना है, तो आप उसके अंदर देखेंगे क्या फ्री एनर्जी मौजूद है या फ्री एनर्जी मौजूद नहीं है। इस डेल्टा जी की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पुट की है, और मैंने अपनी एक फाइनल इक्वेशन की फॉर्म बना ली। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब आते हैं नस्ट इक्वेशन की तरफ। जब हमारे पास बड़ी लो कंसेंट्रेशन होती है, देखिए आर के बराबर वैल्यू क्या है, 8.3143 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये है हमारे पास आर की वैल्यू। एफ की वैल्यू क्या है, फैराडेज लॉ, 96500 कूलम्स। ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है, ये वैल्यूज आप। टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आ गया 298 केल्विन, क्योंकि हमने लिखा है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेना है। एन क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि इक्वेशन पर डिपेंड करते हैं, जिस इक्वेशन को आप यूज कर रहे हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप जरा इस वैल्यूज को पुट करें, आर की जगह, टी की जगह और एफ की जगह। तो आपके पास जो इक्वेशन की फॉर्म आएगी, यानी जो इक्वेशन बनेगी, वो आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी, और एफ को जब डिवाइड करेंगे आपस में, तो ये आ जाएगा 0.0591 डिवाइडेड बाय एन। यहां पर आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास इस इक्वेशन की एक फाइनल फॉर्म है, जिसके बाद आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करेंगे और इसकी फ्री एनर्जी जो है उसको कैलकुलेट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस इक्वेशन को एग्जाम्पलीफाई करते हैं।
हम्म अब एग्जाम्पल क्या है, वो कहता है जिंक सिल्वर सेल की कंसंट्रेशन फाइंड करें। जिंक और जब सिल्वर को मिलाया जाता है तो ये आ जाता है जिंक 2 प्लस प्लस 2 सिल्वर जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। वो कहता है कि आपके पास यहाँ पर एक मिस्टेक है, इसको दुरुस्त कर लें कि नंबर ऑफ असल में इलेक्ट्रॉन्स है। असल में होता तो उनका भी मोलर रिलेशन ही है, क्योंकि हमारे पास एक मोल कंपाउंड में से एक मोल ही इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, लेकिन आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही लिखिए इसको, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाएंगे आप। तो वो कहता है कि आपके पास ये एक सेल है, आपने इसकी कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करें ईएमएफ एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहां पर वो कहता है एक्टिविटी ऑफ जिंक जो है आपके पास वो है 0.8 प्लस 2, और जो सिल्वर की है एक्टिविटी ऑफ सिल्वर आयन ये है 10। अच्छा जी, यहाँ पर जो टेम्परेचर गिवन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स वो क्या है, यहाँ जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सिल्वर जिंक के लिए वो है जी हमारे पास -0.76, और सिल्वर के लिए जो पोटेंशियल है वो है +0.799। ये चीज हम लोगों ने अपने जेन में रखी। अब ये हमारे पास पूरा डाटा है जो इस न्यूमेरिकल के लिए गिवन है, और इस डाटा की मदद से हमने पोटेंशियल को मेजर कर। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या चीज देखनी है, सबसे पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि हमारे पास इक्वेशन डेफिनेटली क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, हमने इस इक्वेशन को खुद बनाना होगा। और हमें पता है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इस तरह हम इसको बैलेंस भी कर लेंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन जिंक लूज कर रहा है और सिल्वर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक ने लूज करते हैं। सबसे पहले हमारे जेन में ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। इसकी ए की वैल्यू क्या है, 0.8 एक्टिविटी जो गिवन है। और इसी तरह हमारे पास जो सिल्वर आयन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी एक्टिविटी 10 है, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर में। ये वही डेटा है। इसको इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये होता है
ये जो डबल स्लैश होता है इसका मतलब है उसमें सॉल्ट ब्रिज इस्तेमाल हुआ हुआ। ये इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है। ये हमारा जो हिस्सा होता है ना इस इक्वेशन में, जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ, और इस पार्ट को हम नाम देते हैं रिडक्शन हाफ। दो हिस्से उसने यहाँ पे लिखने होते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में। अब आप देखें, आपके पास इक्वेशन है, आप वैल्यू पुट करें। ई नॉट कैसे निकलेगा, इस सेल का ई नॉट कैसे निकलेगा? जब आप इस सेल के लिए ई नॉट को फाइंड करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि आपने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को ऐड कर देना है। अगर इक्वेशन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी जो माइनस वैल्यू है वो रिडक्शन में है, तो ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगी? ई ऑफ ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगी इसकी? +0.76। इसकी तो वैसे ही रिडक्शन है, ये रिडक्शन आ जाएगी 0.799। अब आप क्या करेंगे? सिंपल, 0.76 प्लस 0.799, तो आपके पास जो वोल्टेज बनेगा ई नॉट। सर ये बात दोबारा समझा दीजिए, ई नॉट इज इक्वल टू ए माइनस को प्लस कैसे किया? देखे ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखे था ना मैंने, तो जो ठीक रिडक्शन है, पोटेंशियल में नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और जिंक ठीक हो का गया। ऑक्सीडेशन कर रहा है और वो रिडक्शन, ये मैंने आपको करवाया था लेक्चर में, समझाया था कि किस तरह बस इसको ठीक बनाना है, समझ आ गया, वो ऑक्सीडेशन हाफ है ना, इसलिए आपने नीचे इसके। है। तो अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। अब ये हमारे पास आ गया ई नॉट की वैल्यू। तो अगर हम इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन पे इक्वेशन पुट करें, अब लगा के देख लेते हैं जी इक्वेशन। E इज इक्वल टू, ई नॉट है, ई नॉट की वैल्यू क्या आ रही है? 1.559 माइनस आर की, ये जो हमारे पास है ये आर टी ओवर, सॉरी, आर टी ओवर एफ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.0591 डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू क्या आ गई? 2 लॉग, आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन में देखा जाए 2 सिल्वर है, तो जब आप इसकी के सी लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, जिंक आ गया, उसके साथ आ गया सिल्वर, और इसके ऊपर स्केयर आता है क्योंकि ये इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो हमने उसकी पावर में लिखनी होती है उसकी कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय जिंक एंड, ये आ गई हमारे पास 2, ये 0 है। तो अब आप इसके अंदर उसकी वैल्यू पुट करें, मैं जस्ट इसको अरेंज कर लूं और आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा। अब आप इसमें पुट करें जी, हमारे पास प्रोडक्ट में जिंक की एक्टिविटी आएगी क्योंकि सिल्वर तो हमारे पास एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो तो न्यूट्रल हो गया ना। जो आयन है उसकी एक्टिविटी आती है, न्यूट्रल कंपाउंड्स की एक्टिविटी नहीं आती। तो सिल्वर की एक्टिविटी कितनी, सॉरी, जिंक की एक्टिविटी कितनी गिवन है हमारे पास? अगर आप तवज्जो देंगे तो जिंक की एक्टिविटी यहाँ पर गिवन है 0.8, ऊपर आ जाएगा 0.8। और सिल्वर की क्या एक्टिविटी है? 10। और 10 आपके पास कैसे आएगा? 10 आएगा, लेकिन इसका स्केयर लेंगे क्योंकि 2 सिल्वर आइंदा हमारे पास। तो जब आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू 1.59 दिस डिवाइड मल्टीप्लाई बाय दिस होल थिंग। तो यहाँ पर ना इस लॉग की बजाय हमने ये लॉग नेचुरल लेना है, और याद रखना है आप लोगों ने कि लॉग नेचुरल जो होता है ना वो 2.303 दूसरे लॉग के बराबर। आपके कैलकुलेटर पे लॉग नेचुरल नहीं होता, ये वाला लॉग होता है। इसलिए आपने जब इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है ना, तो इस लॉग को हटा के आप लोग क्या कर सकते हैं?
आप लोग कैलकुलेटर यूज करने के लिए इस लॉग की जगह ये वैल्यू लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2.303 लॉग LOG1। अब ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालें तो ई आ जाएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1.622 वोल्ट। तो अब आप देखिए कि आपके पास जो EMF ऑफ द सेल है इस कंसंट्रेशन के ऊपर, जिसमें एक्टिविटी ऑफ जिंक 0.8 और सिल्वर 10 है, तो उसका वोल्टेज ये आएगा। आप एक्टिविटी को इंक्रीज करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। कम करते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी। तो सिंपल आप लोगों ने याद रखना है इसके अंदर। तो ये आपके पास सिंपल है। यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मेजरमेंट ऑफ पीएच वाला भी वाजिया हो जाता है। 6 मिनट पर चलो, मैं यहीं से जल्दी से कोशिश करता हूँ कि हम मेजरमेंट कर लें पीएच की। अच्छा सर, ये पेपर में कैलकुलेटर अलाउ होता है सीएसएस के? यार केमिस्ट्री? होना चाहिए, होता है मेरे ख्याल से। किसी भी जनरल साइंस भी लेगा सही यार, एबिलिटी में एबिलिटी में अलाउ नहीं होता वैसे। छोटा कैलकुलेटर लोग ले जाते हैं। अब वो वाला ना लेके जाए। अब छोटे वाला नहीं होता जो, हाँ जी। वो वाला ले जाए। रख लेंगे तो अच्छा 60-70 रुपए का नुकसान हो जाएगा बस। अच्छा ये देखिए, मेजरमेंट ऑफ पीएच यहाँ से हम कैसे कर सकते हैं। देखिए आप जानते हैं कि H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस में भी कन्वर्ट होता है। और आप ये भी जानते हैं कि H2 जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव में भी कन्वर्ट होता है। ये आपके पास रिडक्शन है और ये आपके पास ऑक्सीडेशन। अगर ये दो सिंपल चीजें आपके दिमाग में रह जाती हैं तो आप क्या करेंगे, आप यहां से इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। सिंपल सी बनाते हैं, E of H positive and H2 is equals to E naught of H positive by H2 प्लस यहाँ पर RT/NF लॉग नेचुरल ऑफ H पॉजिटिव आयन आएगा। सिंपल याद रखें कि H पॉजिटिव H2 में कन्वर्ट हो रही है, या H पॉजिटिव जो E नॉट है, H पॉजिटिव को हमने H2 में कन्वर्ट करना है ना। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं हम इसके अंदर, तो जहां से लॉस होगा वहां से गेन भी होगा। अब आप मुझे बताएं कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है इसकी। ई नॉट स्टैंडर्ड क्या होता है? SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? अल्लाह के बंदो बता दो। पापा जीरो होती है ना। SHE की वैल्यू, पोटेंशियल इसका जीरो होता है, क्योंकि जितना गेन करने का पोटेंशियल है उतना लूज करने का पोटेंशियल है। तो ये वैल्यू जीरो होगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो एन की वैल्यू 1 आ गई। अगर ये दो चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, अब आपके लिए चीजें जो है वो आसान होती जाएंगी। देखिए आप क्या कर सकते हैं। हम, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, तो अब मुझे क्या करना है, सारी चीजें वैल्यूज पुट करें और अपना आंसर निकाल लें। जैसे हमारे पास आ गया E ऑफ H पॉजिटिव बाई H2 इज इक्वल टू RT/F, और RT/F की वैल्यू है 0.0591 लॉग ऑफ H पॉजिटिव। तो जैसे जैसे आप H पॉजिटिव की वैल्यू ऐड करते जाएंगे आप उसकी EMF निकालते जाएंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव will change the value of this.
सिंपल ये आपके पास पीएच मेजरमेंट होती है। ये जो आपके पास पीएच रॉड होता है ना, जिससे आप पीएच मेजरमेंट कर रहे होते हैं, वो इसी इक्वेशन को यूज कर रहा होता है उसके अंदर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, वन कैन डिटरमिन pH of the solution when hydrogen electrode is, जब हम उसको सेटअप करते हैं तो हम उसको लगा लेते हैं। और यही आपके पास जो ग्लास रॉड होता है, जिसको आप किसी सोल्यूशन में डिप करते हैं, ऐसे आपके पास कोई बीकर होगा जिसमें वो सोल्यूशन पड़ा हुआ है, और इसमें आपके पास वो सोल्यूशन अवेलेबल है जिसके अंदर आपने H पॉजिटिव को मेजर करना है। तो व्हाट यू कैन डू, आप सिंपली जो रॉड होगा उसको और ये फर्दर कनेक्टेड होता है विथ सम मशीन, जो यहाँ पे आपको कोई डिस्प्ले देती है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से मेजर करके उन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट। चलें, मैं इस मीटिंग को अभी एंड कर रहा हूँ, मैं अगला लिंक आपको भेजता हूँ, तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। 2-4 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि पूरी तरह से वो स्टोर हो जाए। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।